हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। फिर से हम आ चुके हैं चुंबकीय आघूर्ण मतलब चुंबक वाले चैप्टर में, चुंबकत्व वाले चैप्टर में। और इसमें हमारा ये अगर आप कोई साइड बुक लेके पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये 8 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 8 चैप्टर है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, ये डाला होगा धारालु बल युग्म आघूर्ण तथा चल कुंडली। ठीक है, चल कुंडली, इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़कर, एक दो चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, बस दो चीज़ों को छोड़कर, हाँ, 2 चीज़ों को छोड़कर, वो 2 चीज़ें भी एक ही टॉपिक के अंदर आती हैं। अब सुनिएगा, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे एकदम फोटो स्टेट, जानते हैं फोटो स्टेट? जैसे मान लीजिए ये हमारा रिजल्ट है, इसका जब हम फोटो स्टेट निकलवाने जाते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर का फोटो स्टेट रहेगा, ये वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का फोटो स्टेट रहेगा। फ़र्क क्या था? हम जो फोटो कॉपी करवाते हैं वो बुक में रहता है या तो, और वो रंगीन रहता है। हम रंगीन भी निकलवाते हैं तो वो बुक में रहता है और वो एक पन्ने पे आता है। बुक का पन्ना अलग होता है, फोटो स्टेट का पन्ना अलग होता है। अंतर यहाँ पे बस वही पन्ने का आएगा। अंतर क्या आएगा? अगर हम रंगीन, मैं ब्लैक एंड वाइट फोटो स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम कॉपी ले जाते हैं, कॉपी का फोटो स्टेट करवाते हैं, तो पन्ने पे आता है, सेम चीज़ छपता है, सेम वर्ड छपता है, लेकिन पन्ने पे छपता है। पेपर का अंतर था, उसी तरह यहाँ पे वर्ड का अंतर रहेगा। अब देखिए क्या है, समझिएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था आपने? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था ना भैया? हाँ भैया, पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था? एक ऐसी रेखा होती थी, ये धनात्मक ऋणात्मक और ये धनात्मक होता था, इसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। उसी प्रकार इसमें आ जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। मैं दोनों को रिलेट करता चलूंगा कि आपको याद करने में। अब चुंबकीय द्विध्रुव एक कुंडली हो जाएगी ऐसे, ये चुंबकीय द्विध्रुव हो गई। चलिए, बस मैं रिलेट करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, आप इसको बस ध्यान से देखते जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर कोई पढ़ाता ही नहीं है वास्तव में, जिससे बच्चों को रिलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये हो गया द्विध्रुव की बात। अब देखिए, अब द्विध्रुव में एक वर्ड आता था द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ भैया, आता था द्विध्रुव आघूर्ण। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ भैया, मैं उसी चीज़ को पढ़ाता हूँ जो पेपर के बेसिस से इंपॉर्टेंट होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसी चीज़ को पढ़ाता हूँ जो पेपर के बेसिस से इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मेरे वीडियो में कुछ काटने का सोचा ही मत कीजिए। फिर मैं बता दे रहा हूँ, मेरे वीडियो में कुछ काटने का मत सोचा कीजिए, और ना इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का सोचा कीजिए। अरे भैया ठीक है, मैं एसएससी की तैयारी करनी है, इसके बाद से क्या करोगे? सब अभी पढ़ लोगे, एक साल में पूरा 1 से लेकर 12 तक पढ़ लोगे। बीएससी पढ़ना है, बीएससी का भी 12th में पढ़ लो, तब तुम उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर के लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए भी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? फालतू में पढ़ने के लिए बहुत बच्चे होते हैं, जैसा जाकर न्यूटन के नियम के अलावा न्यूटन की कहानी पढ़ेंगे, बढ़िया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप तो बस वही मेन बता देते हो, आप मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझाते। जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना है आप समझाऊंगा। अब न्यूटन के नियम में मैं न्यूटन का तीनों नियम बताऊंगा। कि ये बताऊंगा कि न्यूटन एक दिन गया, घर से निकला, रास्ते पे चल रहा था, चलते चलते थक गया, उसको प्यास लगी तो पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठा था, पेड़ के नीचे फल, हवा चलने लगी, आंधी आई तो पेड़ हिला तो फल गिरा, फैल गिरा तो वही बातों वाली कहानी, उनके सर पर लगा तो उनके सर पर टन्ने से आवाज आई। तो फिर वो सोचे, टन्ने से लगा तो उनकी बुद्धि जल गई, बुद्धि लगी तो नीचे क्यों गया, वो फल नीचे हो गया। ऐसे से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोज कर दी। यही कहानी मैं सुनाने लगूंगा आपको। अरे भैया सर जी तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मुझे लेक्चर को लंबा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट बेस है, जो क्योंकि देखिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपका टाइम लूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। चलिए देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमने क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। और चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव, तो यहाँ पर देखिए वैद्युत का है, वैद्युत, और ये चुंबकीय का समझ लीजिएगा। बस चुंबक लिख देता हूँ। एक सेकेंड, कॉल आ गई। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत और ये हो गया चुंबक। अच्छा, चुंबकीय हो गया, चुंबकीय, सॉरी बस लिख दिया, चुंब, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा वैद्युत और ये हो वैद्युत। अरे ठीक है, चलिए वैद्युत तो क्या चुंबक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या पी से डिनोट करते हैं? पी इक्वल टू क्या होता है, मैं ही बताओ? पी इक्वल टू 2L Q पढ़ा था ना हमने। बीच की दूरी गुणे कोई एक आवेश
12 क्यू होता था, या हाँ 12 क्यू होता था। और चुंबकीय में क्या हो जाएगा, चुंबक में देखिए यहाँ P से डिनोट करते थे, यहाँ पे M से डिनोट करेंगे। P ये क्या था, वैद्युत में था, और ये चुंबक में इसको M से डिनोट करेंगे, लिखते चलिएगा M से। यहाँ पे 2QL था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे IA ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे IA हो गया, लेकिन क्या हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कुंडली दी रहेगी, मतलब कुंडलियों की संख्या, फेरों की संख्या दी रहेगी, जैसे फेरों की संख्या इक्वल टू 1, फेरों की संख्या इक्वल टू दी रहेगी मान लीजिए n, तो यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू NIA। ये हो गया द्विध्रुव, ये हो गया इसका द्विध्रुव आघूर्ण, उसका द्विध्रुव आघूर्ण। नोट कर लीजिएगा, जल्दी रिलेट करते चलिए। अब हम बात करेंगे, खत्म कहानी। अब किसके बारे में बात करेंगे, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अच्छा, अब बल युग्म द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म पढ़ा था ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बल युग्म। इस देखिए, अगर डीहाइब्रेशन आएगा तो वही वाला आता है, ये वाला कहीं नहीं आता है, वही वाला आता है। कौन सा, चुंबक वैद्युत वाला, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। बल युग्म, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म, ठीक है। फिर से हम रिलेट करते हैं, ये हो गया हमारा वैद्युत, और ये हो गया हमारा चुंबकीय। यहां से रिलेट कीजिए, ये वैद्युत में क्या बात कर रहे हैं, वैद्युत में क्या होता था हमारा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। सेम थिंग यहाँ पे भी क्या होगा, P यहाँ पे टाउ से डिनोट करेंगे। P मतलब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव होता, वैद्युत द्विध्रुव होता था, और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को मतलब यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव किससे होता है, M। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 20 E से होता है, और यहाँ पे यह वैद्युत क्षेत्र E से होता है, और चुंबकीय क्षेत्र B से, तो MB साइन थीटा। या आप इसको लिख सकते हैं क्या, T इक्वल टू IA साइन थीटा। अरे जानते हैं ना, IAB साइन थीटा। अरे जानते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइन थीटा कह रहे हैं, M इक्वल टू क्या होता है, IA। यहाँ पे I क्या है, I धारा है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। कुछ इसमें अलग है, बस इस चीज को समझ लीजिए। यही एकदम 2 कॉपी उसका है, 2 कॉपी इसका है। एक बार मैं आपको एक बार लिख देता हूँ एक बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आप समझिएगा दोनों को एक जगह, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। बता रहा हूँ कैसे। ये एक तरफ हम लिख देते हैं वैद्युत, और एक तरफ चुंबकीय। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे द्विध्रुव के बारे में। तो ये कैसे होता था, ये माइनस, ये प्लस। इसमें क्या होगा, इसमें कुंडली नुमा रहेगा ऐसे, जिसमें धारा बहती रहेगी। दूसरा हम क्या बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे वैद्युत आघूर्ण के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण को किसे डिनोट करते हैं, P से, P इक्वल टू 2LQ। और यहां पे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, यहाँ पे बस द्विध्रुव आघूर्ण लिख देते हैं ना, द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे M इक्वल टू IA या NIA। I इक्वल टू धारा, N इक्वल टू फेरों की संख्या, और A इक्वल टू क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हैं Q इक्वल टू आवेश, 2L इक्वल टू द्विध्रुव के बीच की दूरी, ये है 2L, बीच की दूरी है, ठीक है। अब लिख सकते हैं बल युग्म में तीसरा, बल युग्म। तो इसको टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा, यहाँ पे बल युग्म ताऊ बराबर एम बी, एम बी यहाँ भी साइन थीटा ही होगा, एम बी साइन थीटा। ये यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से पी की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, ताऊ बराबर 2QL ई साइन थीटा, या ताऊ बराबर NIA साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं IA साइन थीटा, IAB, सॉरी ये गलत है, यहाँ बी छूट गया, यहाँ पे एन रखिए, मत बी रहेगा तो रखिएगा, IAB साइन थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, कंपैरिजन करने के लिए आपको इजी रहेगा। कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम 2 कॉपी है। ये सब कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा है, जानना चाहिए। तो सबको टीचर बता देते हैं बस ऐसे ही, जैसे मैं बता रहा हूँ, हल्का हल्का, मैं तो बहुत ज़्यादा बता दिया, हल्का हल्का डिनोट कर देंगे, उसको उससे डिनोट करते हैं, बस करिए। अब देखिए हम बात करेंगे धारा मापी के बारे में। यही देखिए जो है, जो उससे अलग है, फिर उसके बाद से पिछला वाला ही चालू हो जाएगा। निकालना कैसे है सर, कैसे डिफिनेशन? अगर आप सर आप नहीं बता रहे हैं, ये तो वही चीज़ है। अरे यार फिर मैं क्यों बताऊँ, मैंने ये सेम डेरिवेशन उसमें बताया हुआ है, वर्ड चेंज हो गया, फिर यहाँ पे डेरिवेशन बताने लगूँ, तब तो आप मतलब कुछ, तब आप तो पढ़ने के लायक ही नहीं है। नहीं फिर समझ आ जाएगी, फर्स्ट चैप्टर में जाइए, खोलिएगा, कैसे डिफाइन किया है, सेम टू सेम वैसे ही डिफाइन अपने से कर लीजिए। थोड़ा सा भी तो आप मेहनत कीजिए। फिर ये रटने वाली चीज़ में अगर ठीक है मैं बता दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप कहेंगे तो फिर से मैं इसको बता दूंगा, इसका डेरिवेशन बता दूंगा, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी, आप अपने स्टाइलिंग करेंगे, इसीलिए आप फिर पीछे जाएंगे, पीछे वाला देखेंगे वो भी रिवाइज हो जाएगा, इसको करेंगे तो दोनों एक साथ रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैं आप बताऊँगा तो फिर आप लेक्चर की तरह से, टीवी की तरह, फिल्म की तरह देख लेंगे, पेपर में जाते समय भूल जाएंगे, अपने से करेंगे तो याद रहेगा। हम बात करने वाले धारा मापी के बारे में, चलिए आइए। धारा मापी, देखिए धारा मापी अब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बात कर ले, तब अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी करने वाली थी। यहाँ पे देखिए धारा मापी, हाँ भाई धारा मापी, धारा मापी, देखिए धारा मापी क्या होती है, जो इससे हम धारा नापें। धारा मापी क्या होती है, जिससे कि हम धारा नापें। जैसे मान लीजिए से विभव मापी आपने सुना होगा, वोल्टेज नाप लेता था। अब इस तार में धारा बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, कैसे हमको पता चला कितनी धारा बही, कितनी धारा आई? तो भाई आवश्यकता पड़ गई उपकरण की, एक ऐसा उपकरण का प्रयोग कर लीजिए जो धारा नाप दे, उसी को धारा मापी नाम दिया गया है, जो धारा को मापती है। चलिए अब धारा मापी देखिए प्राचीन समय में इसको देखिए कुछ ज़्यादा बुक में दिया रहता है, ठीक ना, बुक में दिया रहता है, लेकिन इसको ज़्यादा पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं पढ़ने की, जितना मैं बता रहा हूँ उसको उतना ही जानने की आवश्यकता है। चलिए देखिए धारा मापी, अब ये धारा मापी 2 प्रकार की होती है। धारा मापी 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है चल कुंडली, चल कुंडली धारा मापी। उसी प्रकार एक दूसरा होता है किलकित चुंबकीय, किलकित कुंडलीय धारा मापी। ये प्राचीन समय में एक धारा मापी विकसित की गई, ठीक है ना, इसने मतलब प्राचीन समय, देखिए इसे मैं बोल रहा हूँ प्राचीन समय, क्योंकि ये प्राचीन समय में विकसित की गई, लेकिन कहीं बुक में थोड़ा से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। पहला चल कुंडली धारा मापी, दूसरा किलकित कुंडली धारा मापी। ये दोनों क्या थी, धारा को मेजर करती थी, ये प्राचीन समय में बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, चल कुंडली धारा मापी के बारे में पहले हम बात करते हैं। अगर आपके पास बुक है, भाई बुक तो होनी चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है, आप बुक को निकाल लीजिए, थोड़ा सा अपने सामने रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसका ज़्यादा फिगर वगैरह बना के, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आता होता कुछ नहीं है।
प्राचीन समय में बनाया गया। तो इसमें क्या होता था कि इसमें एक तांबे का रॉड होता था, तांबे का जैसे बनाया था ना मैंने, ऐसे थोड़ा दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये तांबे का एक, ये तांबे का नहीं, कॉपर का होता था। कॉपर का क्या होता था, एक फ्रेम होता था, ठीक है। कॉपर का इसमें क्या होता था, एक फ्रेम होता था जिस पर एल्युमिनियम की तारें लपेटी हुई रहती थी। कवच जिसको हम बोल सकते हैं, एल्युमिनियम का कवच बोल सकते हैं, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का, सॉरी थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा गलत बोल दिया। ये फ्रेम एल्युमिनियम का होता है, ठीक ना, सॉरी, हाँ, ये फ्रेम एल्युमिनियम का होता था, एल्युमिनियम का फ्रेम। और उस पर क्या होती थी कि मतलब ये कॉपर की वायर लपेटी हुई रहती थी, कॉपर की वायर, कॉपर के तार, ठीक है। इस पे लपेटने के बाद से इसको क्या किया जाता था, इसको एक घोड़े नाल चुंबकीय के बीच, नॉर्थ पोल साउथ पोल, घोड़े नाल चुंबक के बीच रखा जाता था। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित करने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित करने के लिए इसमें लोहे की क्रोड भर दी जाती थी, ठीक है। ये क्या है, लोहे की क्रोड, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते थे, उसके बाद से यहाँ पर ये एक पत्ती ले जाते थे, किस चीज़ की, कॉपर ब्रांच की पत्ती जाती थी ना, फास्फर ब्रॉन्ज की, हाँ, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती ले जाते थे, फास्फर ब्रांच की क्या करते थे, पत्ती ले जाते थे। और इस पत्ती के बीच में एक कांच का गोला जोड़ देते थे, ये कांच का गोला है, कांच लिख देता हूं मैं सिंपली, ठीक है। और इस पत्ती को ऊपर मरोड़ टोपी से, एक मरोड़ टोपी को कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को पकड़ कर थामे रखना, जैसे मतलब ये लकड़ी होती थी ना, जैसे आप लैब में गए होंगे, जैसे ये लकड़ी होती थी, फिर यहाँ पे ये दबा, यहाँ पे ये लटकाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मरोड़ टोपी से पकड़ा हुआ था और इसको एक पेंच से जोड़ देते थे, पेंच से, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी ऐसे ही सेम, यहाँ से एक मरोड़ टोपी गई, यहाँ से फास्फर ब्रांच की पत्ती गई और एक स्प्रिंग के सहारे एक पेंच T2 से जोड़ देते थे। ये संरचना हुआ करती थी। अब आप करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे कार्य करती थी, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए हम एक तार से यहाँ से धारा लाएंगे और एक तार से धारा निकाल देंगे, तो जब हम इसमें धारा लाते थे ना, तो इस चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच इसमें भी धारा आएगा, इसके बीच, तो ये क्या है, कुंडली, ये द्विध्रुव कुंडली, चुंबकीय द्विध्रुव वाली कुंडली है, ठीक है, मैं बताया था ना। तो ये जब इसमें धारा जाएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित कर रहा है, तो ये एक बल युग्म इस पर लगता था, जिसके कारण ये घूमने लगती थी। अब जब ये घूमती थी तो ये जो गोला था कांच का, ठीक है, इससे हम पता करते थे, क्या पता करते थे, और ये स्प्रिंग जितना ऐठन होता था, गोले और स्प्रिंग के ऐठन से क्या पता करते थे, कितनी माप की धारा जा रही है। वो एक्यूरेट नहीं रहता था, एक अंदाजा हम लगा लेते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। ये कौन सी थी पहले, चल कुंडली धारा मापी। फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ। चल कुंडली धारा मापी में एल्युमिनियम के एक फ्रेम में तांबे के तार लपेटे हुए होते हैं, जिसके बीच में लोहे की क्रोड रखी होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को संकेंद्रित करती है। उसके बाद से इस बॉक्स को कह सकते हैं, या इस फ्रेम को हम दो घोड़े नाल चुंबक के बीच फास्फर ब्रांच की पत्ती से मरोड़ टोपी की सहायता से लटका देते हैं, जिसके बीच में एक कांच का गोला जुड़ा हुआ रहता है। उसे वही नीचे फ्रेम का निचला भाग फास्फर ब्रांच की पत्ती के सहारे एक स्प्रिंग से जोड़ते हुए पेच T2 से जोड़ देते हैं, और ऊपर का मरोड़ टोपी से जोड़ता हुआ भाग एक पेच T1 से जोड़ देते हैं। अब जब हम T1 से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में स्प्रिंग और
कुंडली में एक क्या लगता है, बलयुग्म लगता है, जिसके कारण स्प्रिंग में ऐंठन आ जाती है और इस ऐंठन और कांच के गोले की सहायता से हम वैद्युत धारा का ज्ञात करते हैं। अब पूछा जाएगा चल कुंडली धारा मापी का क्या कार्य है, तो ये वैद्युत धारा ज्ञात करने का उपकरण है। चलिए अब देखिए किस सिद्धांत पर आधारित है, तो चुंबकीय द्विध्रुव के बल युग्म के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए हम बात करेंगे दूसरा वाला के बारे में। दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला है किल्कित चुंबकीय धारा माप, किल्कित कुंडली धारा मापी। ये देखिए अब ये क्या हुआ, थोड़ा समय विकास हुआ, थोड़ा समय बदला, थोड़ा समय विकास हुआ, तो एक नई किल्कित चुंबकीय धारा मापी आ गई। ये क्या था, ये इसी सिद्धांत पर था, जिस सिद्धांत पर ये है ना, उसी सिद्धांत पर था किल्कित कुंडली धारा मापी भी। किस सिद्धांत पर है, जिस सिद्धांत पर चल कुंडली था, किस पे, चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म के सिद्धांत पर। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ, तो इसमें क्या किया, थोड़ा सा विकसित हो गए हम लोग। तो विकसित हो गए तो इन्होंने इस प्रकार इसको बनाया, फिर इन्होंने एल्युमिनियम का फ्रेम लिया, ठीक है। हमने फिर क्या लिया, हमने फिर से एक क्या किया, एल्युमिनियम का फ्रेम लिया, उस पर कॉपर का वो लपेटा और उसमें लोहे की क्रोड भर दी। एल्युमिनियम का फ्रेम लिया और लोहे की क्रोड भर दी। कैसे, ये देखिए, ये हमारा हमने ले लिया, ये देखिए ये हमारा हो गया लोहे की एल्युमिनियम की फ्रेम और ये हमारा क्रोड हो गया। ये देखिए इस बार हमने क्या, अच्छा सॉरी ये बड़ा नहीं ना, इसी में रहेगा ना, क्रोड में ये लपटा हुआ है ऐसे, हाँ कुछ इस प्रकार वो था, ठीक है ना, क्रोड हो गया। अब इसको हमने क्या किया, ये एल्युमिनियम की पत्ती है, मतलब वही एल्युमिनियम का फ्रेम। अब इसको हमने क्या किया, फिर से दो चुंबक के बीच रख दिए, नॉर्थ पोल घोड़े नाल चुंबक के बीच रख दिया। अब इस बार थोड़ा सा ये अंतर है कि हमने इन दोनों को स्प्रिंग से जोड़ दिया, ये दो स्प्रिंगों के बीच झूलती रहती थी और ये पेंच T2 और ये पेंच T1 और इसमें एक पत्ती लगा दी। देखिए क्या अच्छा हुआ, इसमें हमने क्या किया, एक पत्ती लगा दी और एक इस पत्ती पर एक सुई लगा दी और वह सुई एक गोलाकार अंक तालिका से जुड़े हुए थे जिस पर अंक लिखे हुए थे। ठीक है, इस प्रकार कुछ थी। अब जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती थी, क्रोड में बलयुग्म लगता, ये क्या क्रोड क्या करता, चुंबकीय क्षेत्र को संकेंद्रित करता और जिसके कारण ये जो हमारा एल्युमिनियम का फ्रेम था जिस पर कॉपर की तार लपटी हुई थी, बलयुग्म लगता और जिसके कारण ये घूमने लगती। अब जब इस पर यह बलयुग्म लगता तो ये जो हमारी सुई थी यह एक निश्चित धारा हमें बताती। अगर ये 5 सुई घूम जाती, ऊपर नीचे उठ जाती और ये हमें एक निश्चित धारा थे 5 पे जाती तो 5 एम्पियर, 6 पे जाती तो 6 एम्पियर, जिससे हमें पता चल जाता कितने एम्पियर की धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी प्रणाली थी किल्कित चुंबकीय धारा मापी। अब तो जो आ गया है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्योंकि अब सेंसर पर आ गया है, चलिए देखिए, ठीक है। तो ये थी, अब इसको भी पढ़ लीजिए, वही चीज़ है, एल्युमिनियम की फ्रेम के बीच में क्रोड लोहे की क्रोड के बाद से उसको क्या करना है, नॉर्थ और साउथ के ऊपर रख देना है, फिर 2 स्प्रिंग से जोड़ देने हैं। हाँ, वो वाली जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी अपेक्षा किल्कित चुंबकीय धारा मापी थोड़ी सी सुग्राही थी, अच्छी थी। क्या कहते हैं, अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, इसके देखिए कारण पूछे जाते हैं कभी, क्यों अच्छी थी, ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं बता दें क्यों अच्छी थी। तो जो चल कुंडली धारा मापी थी, मैंने आपको बताया फास्फर ब्रांच की एक पतली पत्ती के सहारे जुड़ी हुई थी, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पत्ती आराम से आसानी से टूट जाती थी। लेकिन यह स्प्रिंग की 2 चूलों के बीच झूलती रहती थी तो ये भी टूट जाती थी, उससे ज़्यादा सुग्राही थी, जल्दी नहीं टूटती थी, तो इसलिए ज़्यादा सुग्राही थी और एक्यूरेट वैल्यू भी बताती थी। वहाँ पर जो ज्ञानी है वही ना बता देगा कितना शीशा घुमा, कितना स्प्रिंग घुमा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ समाप्त हो गई थी। चलिए इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर उसका भी लिए होंगे तो अच्छी बात है, समझने में आसानी रहती है। अब देखिए